लाल सलाम। हाँ, लाल सलाम को देखने, हेलो। सुनने, समझने वाले सभी साथियों को फिर एक बार लाल सलाम। आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन। आप सभी को इनकलाब जिंदाबाद। हम सब ने देखा, आपने देखा कि पिछले 3 महीने से हम लाल सलाम कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में देखते हुए हमारे समय के सवालों, चिंताओं को लेकर लगातार बातचीत करते आए हैं। एक बड़ा मुद्दा छात्रों और नौजवानों से जुड़ा हुआ है। इस दुनिया को बेहतर बनाने में छात्रों और नौजवानों की महान क्रांतिकारी भूमिका रही है। जिन्होंने क्रांतियां की वो नौजवान ही थे, छात्र ही थे। भारत की आजादी की लड़ाई में भी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नौजवान और छात्र ही थे। लेकिन उस समय भी जो सत्ताएं थी वो इनको बेगैरत करती थी। और आज जब भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए छात्र और नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको बेगैरत किया जा रहा है। तो ये परिदृश्य क्यों है, इसके क्या कारण है? इन चिंताओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान साथी हैं जिन्होंने छात्रों और नौजवानों के बीच ना सिर्फ भारत में बल्कि संसार के कई देशों में घूम घूम के बहुत सारे काम किए हैं। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कॉमरेड राहुल भाई जी, जो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, राहुल भाई जी, आपका इस लाल सलाम कार्यक्रम में स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम कॉमरेड, लाल सलाम। हाँ। हाँ जी। तो राहुल जी, जैसा कि मैंने अभी कहा, हम आज का जो विषय है कि छात्र और नौजवान बेगैरत क्यों, क्यों उन्हें अपमानित किया जा रहा है, क्यों सामाजिक न्याय और भारत के संविधान की रक्षा करने वाले नौजवानों को, छात्रों को बदनाम किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, और जो शिक्षा उनका हक है उससे वंचित किया जा रहा है, रोजगार जो उनका हक है वो मिल नहीं पा रहा। तो शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे, इन सारे मुद्दों पे छात्र और नौजवान बेगैरत क्यों हैं? मैं चाहूंगा कि भारत के स्वाधीनता संग्राम से के बारे में पहले आप बात करें, और फिर उसके बाद आज वर्तमान में हम छात्र और नौजवानों के बारे में बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपकी बात भगत सिंह से शुरू की जाए। राहुल जी। कॉमरेड शैली जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और लाल सलाम। आप ऐसे बहुत ही जीवंत सवालों को इस लाल सलाम कार्यक्रम में लेके आ रहे हैं। वाकई बहुत ज़रूरत के सवाल हैं और बहुत ही, और आज के दौर में खासतौर से बहुत ही इम्पोर्टेंस उनका होता है। ये बात सही है जी। कि अ, सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही हैं और हमारे हमारा देश पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, उसको हम अलग परिप्रेक्ष्य में नहीं देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी संस्था है जो सारे देशों की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर नजर रखे हुए है और कई मौकों पर यूथ चार्टर जैसे उन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं और उसमें सरकारों को ये आदेशित किया है कि नौजवानों का ख्याल रखा जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहता है कि नौजवान जो है 18 से 45 वर्ष की आयु में बहुत ही क्रिएटिव होता है और उसका इस्तेमाल, उसकी श्रम का और बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल सारे देशों को अपने स्तर पर करने की बहुत जरूरत है। और इस दिशा में यूनाइटेड नेशन ने सारी दुनिया को एक कुछ गाइडलाइंस बना करके दी है। अब मुश्किल यहाँ ये आ रही है कि हमारा देश जिस राजनीतिक व्यवस्था में चल रहा है या है, तो हमने 1947 में जिस तरीके से आज़ादी ली या हमको दी गई, उसके पूर्व में भारत का जो सवाल है और
अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो 18वीं सदी में शुरुआती दौर में 1832 के आसपास से हम नौजवानों को इस तरीके से समझ पाए कि वे बेकार हैं या उन्हें रोजगार दिया जाना है। इसका उल्लेख अपने को 1848 के कार्ल मार्क्स जो है हमारे आधुनिक दार्शनिक भौतिकवादी और भौतिकवादी शास्त्री रहे हैं, दर्शन शास्त्री रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को नोट किया कि श्रम जो है, अगर पूरी दुनिया में अगर प्रकृति आपको कोई चीज उपलब्ध करा रही है तो इसके बाद नंबर 2 पर एकमात्र श्रम है जो आपको कोई नई चीज उपलब्ध कराता है, मानव श्रम है। और उस पर उन्होंने फिर चिंतन करके आगे बात को बढ़ाया और इस तरीके से रोज नौजवानों के बारे में समझा जाने लगा कि नौजवानों के अंदर जो काल्पनिक क्षमताएं हैं और श्रम की जो शक्ति उनके अंदर मौजूद है वो काफी इस्तेमाल में ली जा सकती है। और चूंकि उसी समय इस श्रम शक्ति का दोहन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा था, तो फिर आगे इस सब इन तमाम सिद्धांतों का, समाजवाद का या साम्यवादी सिद्धांतों को भी गढ़ा गया और वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव सिचुएशन में दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से एक इंसान सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पा रहा था और उसे सिर्फ जिंदा रखने के लिए ही इतना दिया जाता था कि वो काम करता रहे, पर वो अपने परिवार को पाले, अपने घर द्वार को देखे। ये सब व्यवस्थाएं बड़ी छिन्न भिन्न थी और वैसे भी 10, 12, 15 घंटे का काम लेना, इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं थी। जैसा कि आपको मालूम है, फिर मई डे का सवाल आता है जिसमें यह जीत हासिल की गई कि 8 घंटे का काम पर्याप्त है और 8 घंटे उसके लिए, उसके अपने लिए होना चाहिए। ये खास बात थी उस समय में। उसके पहले इस प्रकार की सोच नहीं थी कि एक मजदूर एक इंसान है और उसका अपना वक्त भी उसके पास होना चाहिए और उसके पास परिवार भी होता है। और ऐसे आगे बढ़ते हुए हम जब देखते हैं कि हम भारत के अंदर भी जब अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आज़ादी के दौर में जब हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाइयाँ शुरू हुई, तो आज़ादी की लड़ाई में हमारे को एक जिस तरीके की व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा था, वे भी बहुत ही यूं कहें कि उस पूरी दुनिया से हमको काट के रखा गया था कि हम 8 घंटे का काम करेंगे और हमारे लिए अपना वक्त होगा, हम सो भी सकेंगे, आराम कर सकेंगे। ये तमाम बातें, इन सबसे हमको काट के रखा गया था और अंग्रेज अपने तरीके से उसको दबा कर रखते थे और बहुत ही अन्यायी व्यवस्था हमारे देश में थी। महात्मा गांधी जी के देश में प्रवेश करने के साथ ही हमारे देश में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें अगर देखा जाए पूरे इतिहास को, खासतौर से छात्रों की और नौजवानों की सहभागिता को, हिस्सेदारी को, तो वो बहुत जबरदस्त है। और हजारों नौजवानों ने और विद्यार्थियों ने अपने मनुष्यत्व को बचाने के लिए और खासतौर से अपनी आजादी को की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण माना। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो महत्वाकांक्षा के कुछ सवाल थे कि, और उसी समय में हमारे देश में लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम को लाया और नौजवानों को गुलाम बनाने की दिशा में और प्रशासनिक तौर पर सहयोग लेने की दिशा में जो उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, उसके खिलाफ छात्र और नौजवान खड़ा हुए। और इसके साथ साथ ही उसने आजादी की लड़ाई की मीमांसा को समझा कि हम, और उसके सपने, उसने खास तौर से अपने एक सपने गढ़े। आमतौर पे छात्रों और नौजवानों में इन सपनों की कमी को आज नहीं देखा जा रहा है उस तरीके से। ये जो बहुत महत्वपूर्ण सपना होता है कि कोई देश उसका अपना है और उसके लिए उसे कुर्बानी देना है, उसे बनाना है, उसे आगे बढ़ाना है। ये 1947 के पहले ये पूरा जज्बा छात्रों और नौजवानों के साथ, मजदूरों में, महिलाओं में, हर एक इंसान में था। और ये जो जज्बा था, इसने हमारे बीच में एक क्रांतिकारी, जिसको कहें, इस बात को समझने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह हमारे बीच में आए
और भगत सिंह ने हमें एक यूं समझिए कि गाइडलाइन तय की कि हम जो आजादी लेने वाले हैं कभी भी किसी भी समय में, तो जिस तरीके का वर्चस्व बड़े बड़े उद्योगपतियों का या पूंजीपतियों का उस जमाने के, भले ही सामंती परिवेश रहा होगा, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई एक विषय अलग था। लेकिन इसके साथ साथ उस आजादी की लड़ाई में पूंजीपतियों की जो भूमिका थी, और वो ये देखते थे कि ये एक शोषणकारी अंग भी है, उन्होंने ये आवाज उठाई कि हमको लगता नहीं है कि ये आजादी हमारी पूरी आजादी होगी, और हमें ये एक किस्म की आधी आजादी हमारी को प्राप्त होने वाली है, हम लड़ रहे हैं। और इस दिशा में उन्होंने काफी पढ़ा भी, सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि उन्होंने भी इस आवाज को उठाया कि हमको एक समाजवादी व्यवस्था चाहिए। चूंकि रूस में भी एक क्रांति होने के बाद 1917 में इस बात का प्रचार पूरी दुनिया में था, और दुनिया के जो पूंजीपति शासक, जो पूंजीपतियों के पक्षधर शासक थे, वे घबराए हुए थे, और जायज घबराहट भी थी, क्योंकि जब सवाल आएगा समानता का तो फिर गैर बराबरी का सवाल हल होगा। तो इस ढंग से अगर देखें तो हमें भगत सिंह ने काफी अच्छी एक गाइडलाइन दी और पूरे देश को एक बात रखने का, सोचने विचारने का मौका दिया। और हम देखते हैं कि जो वो सोचते थे भगत सिंह, आजादी के बाद वाकई में हम आजाद तो हुए। भगत सिंह की बातों को हम अगर उसमें नजर डालें तो महात्मा गांधी जी का जो भूमिका है वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त भूमिका रही। और लेकिन जहां वैचारिक पक्षता का सवाल, विचारों का सवाल कि हम आजाद, पूर्ण तौर पर आजाद नहीं है, वो 1947 के बाद, आजादी मिलने के बाद हमको हमारे सामने दिखाई देने लगी है, और दिख रही हैं, लगातार दिख रही हैं कि हम, हमारे देश का जो सत्ता है वो हर हालत में धीरे धीरे पूंजी के पक्ष में काम कर रहा है, मानव के पक्ष में काम नहीं कर रहा है। मानव और पूंजी के बीच में जो वास्ता है वो ये है कि मानव जब तक श्रम नहीं करेगा, उसको लूटा नहीं जाएगा, तब तक पूंजी पैदा नहीं हो सकती। और इस पूंजी को संरक्षित करने के लिए, बढ़ाने के लिए शासन की व्यवस्थाएं किस तरीके से चलेंगी वो की जा रही है। तो ये जो 1947 के पहले का पूरा वातावरण, और 18वीं सदी में नौजवानों का पूरी दुनिया में कई जगह सब आंदोलन हुए हैं, हर देश में आंदोलन हुए हैं, और छात्रों, नौजवानों ने ही सबसे ज्यादा आंदोलन में भागीदारी की है, क्योंकि आने वाले हर नए समय में सत्ता जितना अपना नृशंसता के साथ, दमनकारी नीतियों के साथ सामने आती थी, उसे सबसे ज्यादा झेलना नौजवान को पड़ता था, छात्रों को भी झेलना पड़ता था, और वो उसमें अगुवाई करते थे। और इस देश में भी उसी तरीके से आजादी के दौर में भी ये बात समझ ली नौजवानों ने भगत सिंह के नेतृत्व में कि वाकई हमारा भविष्य बहुत परेशानी वाला है, और बहुत उसमें कोई बहुत रचनात्मकता आने वाली नहीं है। तो वो 47-30 में उनको फांसी पर टांग दिया गया और लटका दिया गया, और वो गलत तरीके से, तो लोगों में जोश था, उमंग थी, और ये बात उन्होंने समझ ली थी कि हमें आने वाले समय में सतर्कता से कुछ करना पड़ेगा। आजादी मिलने के बाद अगर आप देखेंगे कि हमारे को जो एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए था, और हमारा जो संविधान है, उस संविधान में जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी रचना की, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए, और प्रियम्बल हमारा बहुत खास है, जिसमें सेकुलर एजुकेशन, जिससे बहुत सारी चीजें निकलती हैं। सेकुलर एजुकेशन का सवाल आता है, समानता के सवाल सोशलिज्म से जुड़े हुए हैं, और डेमोक्रेसी का जो सवाल है, प्रजातंत्र का जो सवाल है, वो बहुत ही अहम सवाल है कि प्रजातंत्र का मतलब सारे लोगों के विकास में एक अहम भूमिका निभाना।
लेकिन सही। सत्ता में आने वाले तमाम सत्ताधारियों ने, राज्य ने या केंद्रों ने एक तरीके से जनता का हिस्सा बांट, जनता को हिस्सा बांट पूंजी के पक्ष में कितनी तेजी से किया जाए, ये उन्होंने किया। और राज्य ने उस तरीके की नीतियां बनाई कि देखो, छात्रों को ना तो प्रजातांत्रिक ढंग से वैज्ञानिक शिक्षा दी जा रही है और ना ही धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जा रही है। अब ये तो सवाल राजनीतिक ढंग से पैदा किए हुए सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा, और उस समझ का विकास भी बहुत सारे दार्शनिक और विद्वानों ने कराया कि छात्र, नौजवान आमतौर पर जैसा कि कैटेगराइज किया गया है, लगभग आसपास की उम्र के होते हैं। 15 से 30 वर्ष की आयु को नौजवानों की आयु मानी जाती है और ऐसा उल्लेख किया जाने लगा। देश की हमारी 67% आबादी छात्र, युवा आबादी है। सही बात। और यूं देखा जा सकता है कि एजुकेशन में फिर उस संस्था को, एक लूट की व्यवस्था को चालू रखने के लिए कैसी शिक्षा दी जानी है, वो उन्होंने मुहैया कराना शुरू किया। यानी हमारी आजादी पर खतरा कैसे बनता है? खतरा इस ढंग से बनता है कि किसी भी मनुष्य का इस्तेमाल या उसके श्रम का इस्तेमाल देश के लिए नहीं हो रहा है, उसका इस्तेमाल पूंजी के निर्माण में किया जा रहा है जो चंद हाथों में मौजूद है। अब ये सवाल हमारे देश के बहुत सारे संगठनों ने, खासतौर से वो रेडिकल संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन है और भी दूसरे वामपंथी संगठन हैं, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन है, ऐसे ही नौजवानों के बहुत सारे संगठन हैं। तो इन लोगों ने ये आवाज उठाना शुरू किया कि हमें लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए, जो हमें सिर्फ कुछ चंद लोगों का गुलाम बनाने की दिशा में हमें धकेलती है। लेकिन आगे ये जो कैटेगरी थी नौजवानों की, खासतौर से जब 17-18 साल और 22 साल 21 साल होते होते वो कॉलेज छोड़ देता था, तो उसके सामने नौकरी के सवाल आते थे। तो वो एक 30 वर्ष की आयु तक में वो अपने को कंसिस्टेंसी के साथ ये महसूस कर लेता था कि हमें किस तरीके से अपने आप को जिंदा रखना है। और यहाँ धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए उसकी वजह से, और एजुकेशन में जिस तरीके से पूरा सिस्टम को कई लेयर में, कई सारी लेयर्स हैं, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, फिर निजी स्कूलों में भी अलग अलग कैटेगरीज, फिर कुछ ऐसी संस्थाएं जो इस देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की खिलाफत करती थी, ऐसी संस्थाओं की स्थापना। तो सबके अपने अपने सिलेबस, सबके अपने अपने प्रोग्राम, यूनिफॉर्म सिलेबस पर देश की राजनीतिक सत्ता ने काम नहीं किया कि हमें इस देश, जबकि होना चाहिए, और हमारे देश के नौजवानों का निर्माण इस तरीके से हो कि वो एक साथ देश के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर सकें, अपने श्रम का इस्तेमाल देश के विकास के साथ साथ अपने पेट के लिए कर सकें, और इससे हटके अपनी बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास। हमेशा से इस सत्ता ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा, हमेशा इसने ज्ञान से मनुष्य का संबंध ज्ञान से नहीं जोड़ा, उसकी जो तार्किक क्षमताओं का जो विकास होना चाहिए था उससे नहीं जोड़ा। तो अब फिर इसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अपनी इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उन्होंने विश्लेषण करना शुरू किया, क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं, क्या नेगेटिव एटीट्यूड होते हैं। लेकिन उसने ये कभी इस तरफ गौर नहीं किया कि हमारे देश का नौजवान धीरे धीरे घुटन महसूस कर रहा है और उस शिक्षा में उसका विश्वास नहीं रह जा रहा है। फिर उसके लिए जो आवश्यक जरूरतें थी शिक्षा देने की, उन जरूरतों को भी पूरा नहीं किया गया। और अभी तो आपने बहुत सारी बातें ठीक बताई। मैं यहाँ आपको बीच में रोक के कुछ प्रश्न इससे जुड़े आपसे पूछना चाहूंगा राहुल जी, कि आजादी के बाद जिस तरह से एक लंबे समय तक
छात्रों के हक की बात को कहीं कुछ गंभीरता से सुना जाता था, छात्रों की मांगों पे विचार किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश में जो फासीवादी सरकार आई है, तब हालत यह है कि नौजवानों की जायज मांग करने पर भी उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। कितने नौजवान और छात्र इस समय जेलों में बंद हैं। जेएनयू जैसे संस्थानों को बर्बाद करने की जो साजिशें की जाती रही हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप जेएनयू और हमारे छात्र नेता कन्हैया कुमार और दूसरे छात्र नेताओं से जोड़ते हुए थोड़ी सी आप बात बताएं, उसके बाद हम फिर संसार के दूसरे देशों की बात करेंगे। राहुल जी। जी। हाँ, ऐसा जी। है साथी शैलेंद्र जी कि मैं इसको इस तरीके से महसूस कर रहा हूँ कि देखिए, मनुष्य में खासतौर से छात्रों और नौजवान या उस युवा को अगर हम समझें, तो युवा में की जो महत्वाकांक्षाएं हैं और एक जी। आदर्शवाद है, जी। वो और उसके जो जो उसके सपने हैं, जो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, प्रेरणा देते हैं उसे, वो ये देखता है कि आखिरकार उस की स्थिति उस मुल्क में, किसी भी मुल्क में क्या है, क्या वो एक स्थान, एक स्पेस उसे मिल रहा है, एक जगह उसे मिल रही है, क्या वो हम अपना खुद का कोई कंट्रीब्यूशन किसी मुल्क के लिए, अपने लिए, समाज के लिए कर पा रहा है, राजनीति के लिए कर पा रहा है, आर्थिक व्यवस्था में वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इन सवालों को लेकर के सरकार ने तो कोई चिंतन मनन बहुत किया नहीं, और हमारी जो पीढ़ी है, नौजवानों की पीढ़ी है, वो इस चिंतन से बिल्कुल सराबोर थी, और उस सरकार की जो नीतियां थी वो हमेशा विरोधाभासी नीतियां थी, विपरीत प्रतिकूल नीतियां थी। तो हुआ ये है उसमें कि अब मान लीजिए सीएए का सवाल था, या एनआरसी के सवाल थे, या जो आंदोलन हो रहे थे, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि सरकार अगर कोई विरोध करना चाहे जनता, तो वो प्रतिरोध कर सकती है, और उसी से हमने आजादी भी हासिल की। वो उसका एक अहम हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। लेकिन हमारी जो मौजूदा सरकार है, वो इस बात को कतई पसंद नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि कोई उनकी नीतियों को दोयम दर्जे का बताए और उनकी नीतियों में विश्वास करे। अगर आप देखेंगे कि इस दौर में जो पिछले 25-30 वर्ष हैं, नौजवानों ने बहुत ही तीखेपन के साथ अपनी स्थान की, अपनी उपयोगिता की, और उसका जो एक अहम होता है, ईगो होता है, जो डिजाइन होता है, उसकी एक प्रकृति, चारित्रिक गुण है ये, एम्बिशियस होना और इगोइस्ट होना। और ईगो इसलिए नहीं कि कोई उसका पर्सनल इश्यू है, उसका ईगो है कि वो इस मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो वो आंदोलनकारी भागीदारी का उसने अपनी भागीदारी बढ़ा दी है। उसी में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने खोजा कि कौन सी चीजें हैं जो उसकी नीतियों के विरोध में जनता को खड़ा करेंगी, इन नौजवानों के साथ उनको पकड़ना शुरू किया और उन पर देशद्रोह के मुकदमे कायम। यहाँ तक कि अगर दलित समुदाय के साथ ही जो लोग हैं और उनकी आवाज को जो बुलंद करने वाले हैं, वैज्ञानिक तौर पर जो समाज के अंदर वैज्ञानिक तत्वों को देख रहे हैं कि इसका बढ़ावा होना चाहिए, हमारे सामने ऐसे लोग हैं जिनकी हत्याएं कर दी गई, और उनको मारने वाले लोगों को सरकार ने आज तक कोई बहुत जैसा जरूरी कदम उठाना चाहिए संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे, वो भी नहीं उठाया। उल्टा नौजवानों को खास तौर से जैसे ऐसे लगता है चुन चुन के, क्योंकि देखिए नौजवान का राजनीति में आने का मतलब है कि एक नई दिशा इस देश को दी जाने वाली है, उनको वही तोड़ देना। और उनको तोड़ने के लिए इन्होंने जेल का इस्तेमाल किया, जैसा कि राज्य अपने सुरक्षा के लिए अदालतों का और पुलिस का इस्तेमाल करती है, उसने बाकायदा सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया। और इस तरीके से देखें तो एक फांसीवादी तौर तरीका, जैसा कि हिटलर ने एक जमाने में जर्मनी में किया, मुसोलिनी ने इटली में किया, उस रुख पर ये लोग आगे बढ़े। कन्हैया कुमार एक ऐसा सिंबल आज हमारे बीच में, नौजवानों के बीच में मौजूद है, जिसने लोगों की सोच को एक आवाज दी है।
लोगों के विचारों के अंदर एक चीज मौजूद है, वो देख रही है, वो देखना चाहती है कि उसका देश वास्तव में सर्वोपरि बने। लेकिन क्या जाति के आधार पे, या धर्म के आधार पे, या इस किस्म के संघर्षों के जरिए कोई नई चीज पैदा हो, या उन चीजों से नई चीज पैदा होगी जो वैज्ञानिकता से सारोकार रखते हैं, मनुष्यता से सारोकार रखते हैं, मानव श्रम की उपयोगिता और उसकी बेहतर व्यवस्था से सारोकार रखते हैं, समानता की जिंदगी जीने का जो अधिकार है उससे सारोकार रखते हैं। इन चीजों पर सरकार का गौर आज भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि वो कभी गौर करेगी। उनका सारोकार सिर्फ पूंजी के और पूंजीपतियों के हितों को साधने की जो नीतियां हो सकती हैं उस पर अमल करना, और उसमें जो भी रुकावट बनेगा, ये लोग रुकावट थे कि हम समानता की व्यवस्था कायम करेंगे और प्रजातंत्र की रक्षा करेंगे और हमारा संविधान की हम रक्षा करेंगे। तो संविधान के जितने भी रक्षक हैं इस देश में, वो देशद्रोही हैं। और ये लोग उस संविधान पर लगातार हमला कर रहे हैं और लगातार उसको खात्मे की दिशा में वो बढ़ रहे हैं, और उतनी तेजी से प्रतिरोध बढ़ रहा है। आप आने वाले समय में देखिए कितने लोगों को सरकार के पास हिम्मत है तो करके देखिए कितनी जेलें हैं उसकी। हम सारे लोग नौजवान इस देश के तैयार बैठे हैं कि करिए, कितना बंद करते हैं। तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कॉमरेड जी। मैं यहाँ आपको बीच में टोक के कुछ बातें और पूछना चाहूंगा कि एक तरफ कन्हैया कुमार जैसे नौजवान हैं जो सामाजिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों की बात करके अपना जीवन जोखिम में डाल के संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक भीड़ है, वो भी छात्र और नौजवानों की है, जो कि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। जहां जहां सांप्रदायिक दंगे होते हैं, दिल्ली का दंगा हुआ या कहीं और होता है, तो नौजवानों को आगे रह के भड़काया भी जाता है। तो ये आखिर नौजवान जिसको कि वैचारिक रूप से क्रांतिकारी सोच के साथ होना चाहिए, तो कुछ नौजवान इस सांप्रदायिक उन्माद में क्यों बह जाते हैं, उसका क्या कारण है? जी राहुल जी। देखिए शैली जी, बहुत क्लियर कट बात ये है कि हमारे जो आदर्श थे कभी, कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र प्रेम, हमारा एक आदर्श सोच को हमारे अंदर बनाता था और उसे बनाया भी। लेकिन धीरे धीरे इन तमाम फांसीवादी ताकतों ने जो हमारे समाज में मौजूद थी और आजादी के पहले से मौजूद थी, एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का काम शुरू किया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में नौजवानों को उलझाया और जाति और धर्म में उनको विभाजित कर दिया। मूलतः उनकी नजर जिस वैज्ञानिकता के साथ स्कूल एजुकेशन में तैयार की जाना थी, तो उसको वो तो कभी दी नहीं। और चिंतन और उसके सामने जो मौजूदा समस्याएं होती थी, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, उनका हल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए नौजवानों को उसमें शामिल करके उनका इस्तेमाल बढ़ा। और हमारे देश के परिवारों का ज्यादातर हाल ये है कि हम बहुत ही रिलीजियस हैं। हमारे सांस्कृतिक परिवेश, देखिए सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है, सामाजिकरण की, समाज के साथ साथ सामाजिकरण की एक प्रक्रिया होती है। और सामाजिकरण में हम हमारे बच्चों को बहुल आबादी जिस जाति या धर्म को मानने वाली है, उसी में उस बच्चे का लालन पालन होता है। अब शिक्षा के जरिए उसे खत्म कर देना चाहिए था। शिक्षा को उसके अंदर एक इंसानियत का भाव पैदा करना था, वैज्ञानिकता को पैदा करना था, समग्रता में, टोटैलिटी में। लेकिन उसने क्या किया कि हमारी ये जो आदर्शवादी जो सोच थी राष्ट्र के प्रति, उसको धीरे से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ डेविएट कर दिया और कास्ट पॉलिटिक्स में और रिलीजियस पॉलिटिक्स में उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उनको ऐसे सपने दिखाए जो झूठे सपने और बेईमानी सपने थे, कि अगर आप धर्म में के साथ हैं, अगर आप जाति के साथ हैं, तो आपका राष्ट्र विकास करेगा, लेकिन आपको काम मिलेगा, आपको सम्मानपूर्वक जिंदगी मिलेगी, समानता के साथ आपको जीने का अधिकार मिलेगा। इन तमाम चीजों से उनको डेविएट करना। और ये जो सांस्कृतिक तरीके से इन्होंने जो कोशिश की है
उस पर बहुत सारे लोगों ने अभी काम उसमें से किया नहीं। हमारे देश की सांस्कृतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा हिस्सा सोशलाइजेशन के प्रोसेस से निकले हुए लोगों का, और वो उसमें घुसे हुए हैं और उस पर बाकायदा अभी चर्चाएं जारी हैं। तो धर्म का, जाति का इस्तेमाल राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ा दिया गया, और यही पूंजीपतियों की रक्षा का हिस्सा भी है। इसी ने और पूंजीपतियों ने उसे मालूम था कि जो नौजवान ताकत है ये बहुत बड़ी ताकत है, उसको गुमराह करने के लिए राज्य सत्ता का इस्तेमाल किया और अपनी दिशा में उसे अपने पक्ष के लिए उसे डेविएट कर दिया। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। आपने थोड़ा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने छात्रों और नौजवानों के दुनिया के कोने-कोने में हुए सम्मेलनों में आप शामिल हुए, तो किस-किस देश में आप गए? कौन-कौन से सम्मेलन थे? और फिर वहाँ के नौजवानों, छात्रों को में आपने क्या देखा? और भारत की तुलना में आप उनको किस तरह देखते हैं? मैं चाहूँगा 2-4 मिनट में आप इस बारे में बताइए। राहुल जी। जी। हाँ, जी शुक्रिया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स में फेडरेशन में रहते हुए, चूंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, दुनिया के हम लोगों का एक बरादराना हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन है, और ऐसे जो स्टूडेंट्स की और यूथ की प्रॉब्लम को लड़ रहे हैं, हर दुनिया में हर जगह लड़ाई हो रही, संघर्ष चल रहे हैं, क्योंकि सत्ताएं उनको एक अच्छा वातावरण और एक अच्छी व्यवस्था देने में नाकाबिल हैं, तो उनकी खिलाफत हो रही है। तो हमारी दुनिया में सभी लोगों के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप है, हमारे संबंध हैं, और उसी के चलते इंटरनेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स की स्थापना भी हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिसका हेडक्वार्टर प्राग में हुआ करता था। अभी तो इस समय पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है पिछले 90 के बाद, उदारवादी शासन व्यवस्था के बाद, पूरी दुनिया में नव उदारवादी जो पैदा हुए, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने में, तो मुझे उस दौर में जब मैं था, तो वो एक डिक्लाइनिंग फेज था कि आईयूएस को कैसे खत्म करना है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ पूरी दुनिया के नौजवानों का एक बहुत जबरदस्त संगठन था, उसको कैसे खत्म करना है। तो संगठन का जो हेडक्वार्टर्स है वो तो ठीक है, कोई बड़ा महत्व नहीं रखता, लेकिन आपस में संबंध तो मौजूद रहेंगे, हमारे इंटरेक्शन है वो रहेगा। तो मुझे फ्रांस में एमजेसीएफ है वहाँ का, नौजवानों का संगठन है वहाँ का, तो उनके एक राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने का मौका मिला। अमेरिका के यंग कम्युनिस्ट लीग जो सीपीयूएसए का एक नौजवानों का संगठन है, उसके एक राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने का मौका मिला। अलावा इसके मैं क्यूबा के एक फेस्टिवल में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं का फेस्टिवल होता है, वहाँ वियतनाम में एक बैठक में, और इंग्लैंड में एक नौजवानों का ही कार्यक्रम था, मीटिंग थी, उस मीटिंग में अलावा इसके जर्मनी में कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिसके बीच में हम लोगों को जाने का मौका है। तो इन देशों की यात्रा में मैंने ये देखा है कि वहाँ जो नौजवान और छात्र हैं, और भारत के जो छात्र नौजवान हैं, वहाँ के लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब कोई जाति का सवाल है, क्रिश्चियनिटी के सवाल है, या आपके यहाँ कास्ट, जातिगत धार्मिक किस्म से लोगों को डेविएट किया जाता है, इस किस्म के सवाल उनके बीच में मौजूद नहीं है। और आपने देखा होगा कि अभी इस समय यूरोप में और दुनिया के कई हिस्सों में बड़े नौजवान प्राइम मिनिस्टर हैं, नौजवान हैं, और वहाँ न्यूजीलैंड में वगैरह सब जगह सही बात। हाँ, तो ये एक देखा जाए तो यूथ ने अपनी एक पोजीशन एस्टेब्लिश की है। अमेरिका में ये पॉसिबल बनाने के लिए जो ऑक्यूपाई मूवमेंट, वॉल स्ट्रीट ऑक्यूपाई मूवमेंट था, उसके बाद से काफी बदलाव आए हैं, लेकिन वहाँ के सत्ताधारी दल जो है जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, ट्रंप के शासनकाल में देखा होगा कि भाजपा के मोदी जी और ट्रंप के बीच में लोग रिश्ता बनाते थे कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। तो इस तरीके की जो क्रैशिंग एटीट्यूड थे इन लोगों के, वो अमेरिका में वो सफल नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी वहाँ अमेरिका के जो नौजवान हैं, यूरोप के जो नौजवान हैं,
एशियाई देशों के जो नौजवान हैं, चाहे वो चाइना में हो या वियतनाम में हो, जिस तरीके की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, यूरोप की तुलना में वहाँ ज़्यादा सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। और ठीक है, कम्युनिस्ट शासन है तो उसके तो फर्क पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी उस किस्म का होगा। चाइना को भी कहा जा रहा है कि वो छद्म कम्युनिज्म का मामला है और उसका भी तो 100 वर्ष पूरा होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी टीम उनके बीच में नौजवानों की है। तो पूरी दुनिया में नौजवानों ने अपनी जो आइडियलिज्म के सवाल है, राष्ट्रीयता के सवाल है, अगर आप देखेंगे उनके बीच में ना, तो आपको यहाँ क्षेत्रवाद मिल जाएगा, क्षेत्रीय, यहाँ तक कि एक छोटे से इलाके का भाषाई समूह यहाँ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ भाषाई एकता भी है, वहाँ जाति का सवाल कोई खड़े हुए नहीं है। आप देश प्रेम की भावना जब आप देखेंगे ना, तो उनमें हमसे कई गुना ज्यादा है। हमारे अंदर मार दी गई और हमारे सपनों के साथ मार दी गई, हमारे सपनों को मार दिया गया है। उनके सपने जिंदा हैं क्योंकि उन्हें इन तमाम चीजों से नहीं उलझना पड़ता है। और यहाँ रिएक्शनरी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमको हमारे सपनों को कैसे मारना है, आपको अकेले कैसे रहना है, इसकी तरफ प्रेशराइज किया जा रहा है। सही बात, डराया जा रहा है, कहीं जेल में भेज के, कहीं परेशान करके, कहीं पुलिसिया तरीके से, कहीं दबंगाई के साथ, जातिगत आधार पर। अमीरी और गरीबी के जो फासले हैं वो एक अलग अलग फासले हैं, लेकिन ये फासले और भी ज्यादा खतरनाक फासले हैं कि जातियों के, मतलब आप गांव में जाकर देखिएगा तो वहां गांव जैसी व्यवस्था में आपको ये सब तमाम चीजें नहीं मिलेगी। तो हमारे देश की जो विविधता है और भिन्नता है, उसको हमारे राजनीतिक दलों ने, खासतौर से रेडिकल ग्रुप्स ने, कम्युनिस्टों ने समझा है। मैं ये बात आपको खुले मन से बात करूंगा कि उन्होंने समझा है। कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल ने, समाजवादियों ने इस बात को नहीं समझा, ये मैं कह सकता हूं। यानी यहां तक जो समाजवादी लोहियाइट थे, नौजवानों का ग्रुप था एक जमाने में, वो कम्युनिस्टों के खिलाफ ज्यादा थे, जबकि वो इसी मुल्क के लोग थे, इसी मुल्क की व्यवस्था को ही बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। उनको ये कहा गया कि वो रूस की व्यवस्था को, अरे हमारे हालात आर्थिक इतने खराब हैं, हम रूस की व्यवस्था को बनाएंगे? हम अपने लिए बनाएंगे व्यवस्था, अपने देशों में, अपने हालातों में। सही बात है जी सही बात है। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कॉमरेड। अब जो कि किस तरह दूसरे देशों की तुलना में और हमारे देशों के नौजवानों की हालत के बारे में बहुत गंभीरता से बताया। अब 1 मिनट या 2 मिनट में समय बचा है, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कॉमरेड कि जिस तरह भारत में छात्रों और नौजवानों को इस फांसीवादी सत्ता द्वारा बेगैरत किया गया है, तो अब छात्र नौजवान क्या करें? उन्हें किस राजनीतिक चेतना की आवश्यकता है और उन्हें आने वाले समय, जो बड़ा महत्वपूर्ण समय है, देश के लिए निर्णायक समय है, क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा 1 मिनट में आप इस बात को बताइए। जी कॉमरेड। देखिए कॉमरेड, ऐसा है कि हमारे जो बीच में नौजवानों के संगठन इस समय काम कर रहे हैं, जी, उनके साथ उनका संबंध बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, दोनों को आपस में समझने की बहुत जरूरत है। जी, संगठन को भी और बाकी जो संगठन से नहीं जुड़े हैं उनके बीच में ये संगठन की एक विशेष व्यवस्था उनको अपनी शुरू करना पड़ेगी और कार्यक्रम हाथ में लेना पड़ेगा कि वो किस तरीके से गांव देहातों तक पहुंचे। ग्रामीण आबादी, हमारे देश की जो 70% आबादी है, वोटर आबादी है, वो सबसे ज्यादा पीड़ित है शहरी आबादी की तुलना में, क्योंकि उसके पास जीने के, कमाने के कुछ छोटे मोटे साधन मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरी अवस्था हमारे ग्रामीण भारत की है। ग्रामीण स्तर पर छात्रों, नौजवानों के जो संगठन है वो उतरें, उनसे बात करें, डायलॉग करें। वो तैयार हैं लोगों से बात, आपसे जुड़ने के लिए, क्योंकि हालात अच्छी नहीं है, वो तैयार है। तो बहुत कठिन काम नहीं है, बस इतना सा है कि आपको पहुंचना बाकी है। आपके पास जितने भी जी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आने वाला समय जो निर्णायक समय है, उस समय देश के छात्रों और नौजवानों पे बड़ी जिम्मेदारी है अपने सम्मान के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए और देश को फांसीवादी सत्ता से मुक्ति दिलाने पे नौजवानों और छात्रों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो कॉमरेड राहुल भाई जी,
आज आपने लाल सलाम कार्यक्रम में छात्रों और नौजवानों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और मैं समझता हूँ ये बातचीत एक दस्तावेज है जो कि इस बड़े जन आंदोलन में इस बातचीत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित हो सकेगी। तो राहुल भाई जी, आपको लाल सलाम। कॉमरेड जी। लाल सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले, सीखने वाले सभी लोगों को, साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। जिंदाबाद कॉमरेड, इनकलाब जिंदाबाद।